हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में छोटे से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये हमारा साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2। मैंने ऑलरेडी आपका लेक्चर नंबर 1 डाला है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, जिसमें हमने क्रॉप्स के बारे में कुछ बेसिक्स बातें ऑलरेडी डिस्कवर कर ली है, लाइक व्हाट इज क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है। तो आप उसे वहां से जरूर देखिएगा अपने प्लेलिस्ट पे जाके। वहां पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 में आपको बेसिक बता दिया है कि क्या क्या क्रॉप्स के बारे में क्या क्या है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम कुछ डिटेल और पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें आज हम जो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज एग्रीकल्चर, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सॉइल प्रिपरेशन, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ओके, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स क्या क्या हैं? प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर, देन टिलिंग, प्लोइंग, लेवलिंग, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हम इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एक एक टॉपिक का हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके बुक के ही कवर किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? ठीक है, हम समझते हैं पहले कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर वैसे आप अपनी लैंग्वेज में अगर समझो तो हमें पता है एग्रीकल्चर मीन्स खेती। ठीक है, जो आप खेती वगैरह करते हो उसे ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो हम समझते हैं इसे थोड़ी सी साइंस की लैंग्वेज में। वर्ड एग्रीकल्चर हैज कम फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। ठीक है, ये 2 लैटिन वर्ड से आया है। फर्स्ट एगर, ठीक है, एगर मीनिंग फील्ड और सॉइल, एंड देन कल्चर। कल्चर का मीनिंग क्या होता है? कल्टीवेशन। ठीक है, अब देखिए एग्रीकल्चर जो है ये 2 वर्ड से आया है। पहला वर्ड इसका है एगर। एगर का मीनिंग क्या आपको बताया? फील्ड और सॉइल। ठीक है, फील्ड आप समझ रहे हो, आपका जो फील्ड है, एंड देन सॉइल आप समझ रहे होंगे, मिट्टी। ठीक है, देन कल्चर। कल्चर का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का सेंस आपका जुताई करना। ठीक है, जो आप जुताई करते हो खेत को, उससे आया। ठीक है, तो इसका सेंस क्या हुआ? अगर हम एग्रीकल्चर वर्ड को कंबाइन करें तो हमने क्या समझा कि खेती, मतलब जो आप फील्ड जो समझ रहे हो, फील्ड की जुताई कर। इस तरह में से एक कंबाइन में आंसर्स का दे सकते हैं कि जो खेतों को, जो फील्ड्स को जो जोता जाता है, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज द कल्टिवेशन ऑफ द। ठीक है, हम एग्रीकल्चर ऑफ और या फिर फार्मिंग, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, या फिर हम इसे एग्रीकल्चर बोले या फिर फार्मिंग। एग्रीकल्चर और जो आपका फार्मिंग है इज द कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल। ये क्या है? ये आपका कल्टीवेशन है सॉइल का। ठीक है, जो आप मिट्टी की जो जुताई करते हो उसका है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ये क्या इंक्लूड करता है कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट क्रॉप, जो आप अपने क्रॉप्स को उगाते हो ना, ये उसे इंक्लूड करता है। एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। रियरिंग ऑफ एनिमल्स का सेंस क्या हुआ? जो आप एनिमल्स की जो कीपिंग करते हो, जो उनका पालन करते हो, वो भी इसी के अंडर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चर बेसिकली है क्या। ठीक है, 2 वर्ड से आया है, और हम इसे आप कह सकते हो एग्रीकल्चर, और जो फार्मिंग है ये आपका कल्टिवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, जो आप सॉइल का जो कल्टिवेशन करते हो वही आपका ये प्रोसेस है। अब हम बढ़ते थोड़ा सा आगे की ओर। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम समझते हैं कि अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, मान लीजिए आपको कल को कभी भी खेत उगाना, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा है जो कि फार्मर है, तो उसे क्या क्या कंडीशंस हैं? मान लीजिए आप खेती कोई करने जा रहे हो, कोई आप क्रॉप्स उगाने हैं आपको, तो उसके लिए आपको क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि आपके क्रॉप्स अच्छे हों, हेल्दी हों। ठीक है, ठीक है, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, बेसिक नीड आप कह सकते हो एग्रीकल्चर के लिए। क्या क्या हैं हम पहले देखते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट, an open field which gets plenty of sunlight and air। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, अगर हमें एग्रीकल्चर, अगर हमें खेती करनी है, तो हमारे पास एक ओपन फील्ड होना चाहिए। ये नहीं बंद सा आप एक रूम में जा रहे हो एग्रीकल्चर करने, ऐसा थोड़ा ना होता है, क्योंकि उसके कुछ कंडीशंस है ना क्रॉप्स के, कि उसे कहाँ पे रखना है, उसे क्या क्या चीजें चाहिए। तो हमें एक ओपन फील्ड चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। विच गेट्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट। अब कंडीशन ये भी है, ओपन फील्ड भी हो और वहां पे प्लेंटी ऑफ सनलाइट, मतलब अधिक मात्रा में आपके ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एंड एयर वहां पे आए। ठीक है, ताकि आपके प्लांट्स को मिल सके ना, क्योंकि प्लांट्स की तो ये नीड है, प्लांट्स को तो चाहिए सनलाइट, चाहिए एयर चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ओपन फील्ड होना चाहिए और वहां पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सनलाइट और एयर आनी चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट, प्रॉपरली लूजन एंड एरिएटेड सॉइल इन द फील्ड। आपके जो वहाँ पे सॉइल है प्रॉपरली, ठीक है, जो आपके सॉइल है, जो मिट्टी है आपके फील्ड में, जो फील्ड में जो मिट्टी है,
वो लूजेंड मतलब वो सॉफ्ट होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए मिट्टी, बहुत हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जो आपकी लूज होनी चाहिए, आपकी जो सॉइल है वो लूज होनी चाहिए। एंड एरिएटेड, एरिएटेड का सेंस क्या हुआ कि उसके अंदर हवा पास कर सके। नॉर्मल सी बात है ना, जब वो लूज होगी तो उसमें गैपिंग्स होंगे, गैपिंग्स होंगे तो आराम से आपके सॉइल में एयर पास हो सकेगी। ठीक है, ओके। देन अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट को। थर्ड नीड आपकी क्या है? सफिशिएंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। आपके पास सफिशिएंट सोर्स होना चाहिए, किसके लिए? वाटर इरिगेशन के लिए। इरिगेशन मीन्स आपका क्या हो गया? इरिगेशन मीन्स आपकी हो गई सिंचाई करना। जो आपको सिंचाई करनी होती है, आपने सुना होगा ना खेतों की सिंचाई करना, तो सिंचाई करने में आपके पास सफिशिएंट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, वाटर का, जो आपका वाटर का सोर्स होता है कि आपको पानी कहाँ से मिले, तो वो आपके पास सफिशिएंट सोर्स होना चाहिए वाटर का। ठीक है, वरना आप इरिगेशन कैसे करोगे? जब आप सिंचाई कर ही नहीं पाओगे तो कैसे प्लांट्स को पानी मिलेंगे? ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलना चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जैसे आप अपने पेट तो खाते हो, क्यों? जब आपको बड़ा होना है, जब आपका ग्रोथ होना है, जब ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड होता है तो कैसे होता है? वो जब अच्छे से खाता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, मिनरल्स लेता है, विटामिन सब कुछ लेता है, तभी तो उसके अंदर अच्छी सी शक्ति आती है, बड़ा होता है, हेल्दी होता है। ठीक है, उसी तरह प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपको प्लांट्स को भी देना होगा, वरना प्लांट्स कैसा होगा? रोता हुआ एकदम, उसके अंदर कुछ जान ही नहीं रहेगी, आप उससे फसल अच्छे अच्छे काट ही नहीं पाओगे। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आप खुद को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देते हो ताकि आप अच्छे से ग्रो आप कर सको, उसी तरह आपको प्लांट को भी अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना है। ठीक है, ताकि वो हेल्दी ग्रो हो सके। ठीक है, बहुत अच्छे से वो ग्रो कर सके। ओके, अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर, रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, रिमूवल ऑफ वीड्स दैट इज अनवांटेड प्लांट्स। सबसे पहले समझते हैं ये क्या है। ठीक है, वीड्स क्या है? वीड्स वो प्लांट्स होती है, इसे बोलते हैं अनवांटेड, मतलब जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड प्लांट्स को बोलते हैं वीड्स। पहले आप ये समझिए। अब क्या बात कहना चाह रहा है ये? रिमूवल ऑफ वीड्स विच यूज अप द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। हमें इसे रिमूव करना होगा, किसको? वीड्स को। क्यों? मान लीजिए अब आपने एक ऐसा लैंड लिया, आपने उसमें अपने क्रॉप्स लगाए, भाई क्रॉप्स तो लगा लिए, इसमें कुछ अनवांटेड कुछ प्लांट उग गए, इससे वीड्स। ठीक है, इससे आप क्या बोलते हैं? घास फूस टाइप की तो नहीं हो जाते? अब एक बात बताइए, अगर आप न्यूट्रिएंट दे रहे हो अपने प्लांट को, किसको आप देना चाह रहे हो? अपने प्लांट को। भाई जब ये भी यहाँ बैठा रहेगा तो ये भी तो ले लेगा न्यूट्रिएंट, ले लेगा या नहीं ले लेगा? जब वो भी ले लेगा तो नॉर्मल सी बात है ना, जिसको आप देना चाह रहे थे उससे कम न्यूट्रिएंट मिलेगा। इसीलिए इसीलिए हम रिमूवल कर देते हैं, हम इन वीड्स को हटा देते हैं, अनवांटेड प्लांट जो हमारे हैं हम इन्हें हटा देते हैं, वरना ये यूज कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स को। जो सॉइल में जो आप न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो वो ये यूज कर लेंगे, जबकि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे क्रॉप्स के पास न्यूट्रिएंट आए, ना कि इन वीड्स के पास आए। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है? हमें रिमूवल करना है वीड्स का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब बेसिक है। ठीक है, एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपकी एग्रीकल्चर की, जिसके बिना आप एग्रीकल्चर की शुरुआत कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी होना चाहिए, मतलब कल को आप बस वोकेश नॉलेज मत रखिए। कल को मान लीजिए आपसे आपके फादर ने ही पूछा कि क्या मैं एक बंद कमरे में कर सकता हूँ एग्रीकल्चर खेती, नॉर्मल से बातें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सब कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि आपको प्लेंटी ऑफ सनलाइट, एयर चाहिए, लूजेंड होना चाहिए आपका सॉइल, एंड आपको सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए। ठीक है, एंड देन आपका न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलना चाहिए, एंड देन आपको रिमूवल करना होगा किसका? वीड्स का, अनवांटेड प्लांट्स का। ठीक है, क्योंकि वो आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो होप सबको ये समझ में आया होगा बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब हम क्या समझेंगे कि जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है, क्या क्या उसमें प्रोसेस है एग्रीकल्चर के लिए। Activities which are carried out by the farmers to ensure good crop yield in particular sequence till the crop mature at harvest are known as agricultural practices। अब ये क्या है? agricultural practices आपका वो होता है जो एक्टिविटीज which are carried out by the farmers, जो farmers एक्टिविटीज करता है किस लिए? to ensure good crops, ताकि अच्छे क्रॉप्स मिल सके। ठीक है, to ensure good crops yield in particular sequence till the crop mature। जब तक क्रॉप मेच्योर ना हो तब तक जो भी आप सारे प्रोसेस करते हो ना क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए, जब तक वो मेच्योर ना हो सके। ठीक है, एट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब काट देना। ठीक है, जब तक फसल की कटाई ना हो आपकी, ठीक है, तब तक जितने प्रोसेस एक फार्मर कितनी मेहनत करता है सोचिए, इतनी प्रोसेस फॉलो करता है, उस सारे प्रोसेस को ही कहा गया है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं
इसमें प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। अगर आप इसे नॉर्मल लाइफ से भी रिलेट करिए, जैसे मान लीजिए आप एक बच्चे थे, आपके लिए आपको आपको बड़ा करने में कितने प्रोसेस लगे कि आपको पहले ये देना, पहले ये खाना, पहले ऐसे करना, पहले ऐसे करना, तो धीमे 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 क्या हुआ, आपका ग्रोथ हुआ और आप मैच्योर हो गए। उसी तरह जो प्लांट होता है उसे भी हम सीक्वेंस वाइज फॉलो करते हैं कि पहले हम उसे क्या क्या चीजें प्रोवाइड करें कि वो बड़ा हो सके। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता क्या है, जो फार्मर फॉलो करता है। ठीक है, किसी भी क्रॉप को अच्छे से ईल्ड करने में, अच्छे से उगाने में, ठीक है, जब तक क्रॉप मैच्योर ना हो सके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या क्या प्रैक्टिसेस, क्या क्या इसमें आता है स्टेप। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेप बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें प्रैक्टिसेस में मतलब क्या क्या हमारे स्टेप्स है। ठीक है, पहला प्रैक्टिस क्या वो रखेगा अपना, फिर क्या कौन सा स्टेप फॉलो करेगा। ठीक है, और इसमें से कोई भी स्टेप इधर उधर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्रॉप खराब हो सकता है और आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, जो भी एक फार्मर होता है वो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप सॉइल का प्रिपरेशन करना। सॉइल प्रिपरेशन, इसमें आप क्या जाते हैं तीन चीजें कि सॉइल को प्रिपरेशन कैसे करना है, सॉइल को तैयार करना, समझ रहे होंगे ना, मिट्टी को तैयार करना ताकि मिट्टी उपजाऊ हो। ठीक है, मिट्टी में उग सके उसके लिए तैयार करते कैसे, टिलिंग और फ्लोइंग, देन लेवलिंग, देन मैन्योरिंग। इसमें तीन चीजें शामिल हैं, हम इन तीनों को आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को। देन सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब बीजों को बोना। इरिगेशन आप जानते होंगे, सिंचाई करना। देन वीडिंग, वीडिंग मतलब अभी हमने जस्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। जो आपको प्लांट्स नहीं चाहिए उसे रिमूव कर दिया जाता है, उन्हीं प्लांट को कहा जाता है वीड्स, या फिर आप उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, वीडिंग। देन हार्वेस्टिंग, देन थ्रेशिंग, देन विनोइंग, देन स्टोरेज। ये सारा फॉलो करके जब स्टोरेज पे आप पहुंचते हो ना, तब आप एट लास्ट बोलते हो कि अब हमारा क्रॉप उग चुका है, अब हमने इसे स्टोर कर लिया है, अब हम इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मर पूरा पूरा प्रोसेस फॉलो करता है, तब जाके आप इतने अच्छे से फसल पाते हो, आप अच्छे से खा सकते हो। जो भी आप खाते हो, गेहूं, चावल, दाल, चना, ये सब कुछ आपका क्रॉप प्रोडक्शन से ही मिल रहा है, आपको उसी प्रोसेस में मिलता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि फार्मर कितनी मेहनत करता है आपके लिए। ठीक है, अब हम आते हैं, अब सबसे पहला स्टेप हम इस यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, कि हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपरेशन करा जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल है, ये सबसे पहली स्टेप है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहली स्टेप है किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले। ठीक है, किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले सबसे पहली स्टेप होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर। सबसे पहला जो टास्क है वो क्या है, इंपॉर्टेंट टास्क, टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। सॉइल सॉइल को टर्न करना मतलब उसे घुमाना अंदर के अंदर, और एंड लूजन करना, उसे सॉफ्ट करना। कुल मिला के आप ये समझिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आप करोगे क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लैंड है, उस पे जो मिट्टी है वो सूखी हुई है एकदम, हाँ एकदम सूखी हुई है, ड्राई है। ठीक है, तो एकदम हार्ड है मिट्टी, तो इस पे आप कैसे क्रॉप्स लगा पाओगे, आप सोचिए, आप कैसे इसके अंदर, आप इसकी जब तक आप इसे कैसे आप खोदोगे, कैसे इसमें लगाओगे। तो नॉर्मल सी बात है ना, आपको इस सॉइल को सॉफ्ट करना पड़ेगा, सॉइल को सॉफ्ट करना पड़ेगा, इसे लूज करना पड़ेगा, तभी तो आप इसके अंदर क्रॉप्स को आप बैठा पाओगे। अब मान लीजिए आपने इसमें न्यूट्रिएंट्स डाले, वाटर डाला, तभी तो ये इसके अंदर पेनिट्रेट होके जा पाएगा इसके रूट्स तक, अंदर तक। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा कि हम इस सॉइल को लूज करते हैं। ठीक है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। देखिए अभी मैंने आपको जस्ट जस्ट बताया ना कि यही मदद करेगा, दिस अलाउ द रूट्स, ठीक है, जड़ों की उसका पेनिट्रेट करके डीप तक सॉइल में पहुंच सके। ठीक है, द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थ वॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। सही बात है, जब आपका लूजेंड सॉइल होगा, जब ये सॉइल लूज हो जाएगा, तो ये हेल्प करेगा इन द ग्रोथ ऑफ अर्थ वॉर्म्स एंड द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो मिट्टी में जो आपके अर्थ वॉर्म्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं, उससे उससे ये आने में मदद करेगा ना, जब ये लूज होगा। अगर कोई चीज आप हार्ड है, उसमें बेचारा दबे हुए हैं अर्थवॉर्म, तो कैसे निकल के आएंगे। तो जब सॉफ्ट हो, जब जब लूजर मिट्टी होती है, तभी आपके अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब जो प्रेजेंट होते हैं उनका ग्रोथ होता है। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। ये बहुत यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है कि हु इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर, कौन होता है, अर्थवॉर्म। ये आप ध्यान रखिएगा,
अर्थवॉर्म्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। अर्थवॉर्म्स को फ्रेंड कहा जाता है, फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनको हेल्प करता है, ठीक है। जो इनका ग्रोथ होता है उसमें ये इसको पूरा पूरा हेल्प करता है, ठीक है। आपको अर्थवॉर्म जो है उसको पूरा हेल्प करता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। क्योंकि ये क्या करता है, ये भाई ये जो सॉइल है उसमें ह्यूमस ऐड करता है और उसको लूजन करता है, ठीक है। उसमें अंदर 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 खोदता है, ये जो होता है अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म तो क्या करेगा, ये जब इसे सॉफ्ट कर देगा तो इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह फटाफट ऐड होंगे, ऐड इसमें ह्यूमस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अर्थवॉर्म आपका होता है फ्रेंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप समझ होंगे प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में हमने क्या किया। हमारा पूरा टारगेट है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में कि हमें सॉइल को लूज करना है, ठीक है, ताकि रूट्स तक पेनिट्रेट होके डीप इन द सॉइल आप जो भी चीजें इसमें डालो वो अंदर तक जा सके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यस, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में पहला चीज क्या आता है, अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाया था। सबसे पहला चीज क्या आया, टिलिंग और फ्लोइंग। पहले पहले समझते हैं टिलिंग फ्लोइंग होते क्या है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। अभी आपने समझा ना कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में आपको आपको क्या काम करना है, आपको यही तो काम करना है कि सॉइल को लूज करना, टर्न करना है किसी भी तरह, ठीक है। तो क्या होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोइंग और टेलिंग। आप दोनों में कुछ भी कह सकते हो, फ्लोइंग करना या फिर टेलिंग करना, इसे आप नॉर्मल भाषा में भी कह सकते हो। इसे आप क्या बोलते हैं, आप इससे मिट्टी को लूज लूज कर रहे हो, ठीक है, सॉफ्ट कर रहे हो, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है। प्लॉ आपका, ये प्लॉ को आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हो हल। आपने शायद पढ़ा होगा बचपन में, हल हल इसे बोलते थे ना, जो प्लॉ को हल बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, प्लॉ किससे करा जाता है, हाँ, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ, ठीक है। अब हम समझते हैं कैसे आप मिट्टी को कैसे सॉफ्ट करोगे। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ। प्लॉस आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये बताया जा रहा है किस इंस्ट्रूमेंट का बना होता है, ये वुड और आयरन का बना होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग, ठीक है। अगर सॉइल आपका बहुत ज्यादा ड्राई है तो इसे पानी चाहिए होगा प्लॉ करने से पहले। द प्लॉ फील्ड The plough field may have big pieces of soil called crumbs. ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जो फील्ड होता है आपके, उसमें बड़े 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 पत्थर के टुकड़े होते हैं, ठीक है, मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं बड़े बड़े। तो क्या हुआ, इसी को बोला जाता है क्रम्स, इसी को बोला जाता है क्रम्स। तो आप करते क्या हो, आपके जो प्लॉ होते हैं इनके हेल्प से आप इन टुकड़े को ब्रेक कर देते छोटे छोटे पीसेस में। क्योंकि अभी हमने क्या समझा था, पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। हमारा तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें सॉइल को किसी भी तरह लूज करना है। तो जब लूज करना है तो हम क्या करेंगे, हमने प्लॉ का हेल्प लिया और हमने जो बड़े बड़े जो इसमें बड़े बड़े जो पीसेस थे, ठीक है, जो इसमें बड़े बड़े जो पीसेस थे सॉइल में, इसी को बोला जाता है क्रम्स। तो इस क्रम्स को तोड़ने के लिए किसका यूज करा, आपका लॉ का यूज किया। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक, ठीक है। हमें इस प्लैंक से इसको तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि भाई अगर हार्ड हार्ड रहेगा तो हम कैसे हम इसमें क्रॉप्स को उगा पाएंगे, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये चीजें फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की ओर। बिफोर सोइंग द सीड्स को सो करने से पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल, ठीक है, हमें सॉइल को ब्रेक करना होगा टू द साइज ऑफ ग्रेन्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, जो बड़े बड़े पत्थर के जो सॉइल के जो टुकड़े हैं, इसे जब आप तोड़ के इसे दानेदार जब 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 साइज में कर दोगे तभी तो इसमें अच्छी सी फसल हो पाएगी ना। तो यहाँ पे क्या बताया कि बीज को बोने से पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स। इसे दानेदार जैसा अनाज जैसे एकदम छोटे 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 आपको साइज में करना होगा टू गेट बेटर यील्ड, ताकि आपकी अच्छी खेती हो सके, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। इसे करने के लिए वेरियस टूल्स भी हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं टूल्स टूल्स कौन कौन से हैं। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लॉ, पहले प्लॉ, देन हो एंड देन कल्टीवेटर। हम ये थ्री मेन जो टूल्स हैं इसको मोस्टली यूज करते हैं। वैसे टूल्स और भी आते हैं बट जहाँ पे हमने मेन थ्री टूल्स का डिस्कशन किया है, प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर। इनके हेल्प से आप ये जो बड़े बड़े क्रम्स हैं इनको तोड़ सकते हो और आप ये जो आपका सॉइल है इसको लूजन कर सकते हो, ठीक है। इसका टर्निंग लूजिंग आप इन्हीं सबके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक एक करके ये सारे जितने हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, यही हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं इन एग्रीकल्चर। तो हम इन सारे को एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले अपना प्लॉ।
फ्लॉ क्या होता है पहले हम समझते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि फ्लॉ का क्या है, फ्लॉ आपका हल ही तो है, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला ना हल, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, ऐसे आपने पढ़ा होगा शायद, हिंदी में ऐसे बोलते थे ना कि हाथ से हल, ऐसे पढ़ाया जाता था ना, हाथ से हल, तो वही समझ लीजिए आप, वही आपने देखा होगा पिक्चर बचपन में, मे भी मोस्टली लोगों ने देखा भी हो, इसे यूज भी किया हो, ठीक है। तो हम समझते हैं फ्लॉ है क्या। फ्लॉ इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम, देखिए बहुत पुराने टाइम से यूज करते चले आ रहे हैं। फॉर टिलिंग द सॉइल, सॉइल को टिल करने के लिए, खुदाई करने के लिए, उसे उसे अंदर अंदर डीप करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, ठीक है, हम वीड्स को रिमूव करने के लिए, एंड देन स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल की स्क्रैपिंग करने के लिए। मतलब कुल मिला के आप इतना समझिए, बस सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए। स्क्रैपिंग का सेंस आपका ये हुआ कि सॉफ्ट को कि सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए, उसकी खुदाई करने के लिए हम प्लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। हम इन सब चीजों के लिए प्लॉ का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में इन्होंने प्लॉ, क्या आप देख रहे होंगे, दो, ये इन्होंने दो बैलून से, देखिए इसको ये यहाँ पे तो लगाया है, यही आपका ये प्लॉ है, ठीक है। ये जो आपका प्लॉ है आप देख सकते होंगे, ऐसे इन्होंने बना रखा है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ओके। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, अभी हम प्लॉय के बारे में समझते हैं। इट इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, ये स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कंटेन किए हुए हैं, कॉल्ड प्लॉशेयर, कॉल्ड प्लॉशेयर। प्लॉशेयर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप दिख रही है ना आपको, इसे बोला जाता है प्लॉशेयर, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लॉ शाफ्ट, जो इसका मेन पार्ट है वो क्या है, ये आपका प्लॉ शाफ्ट है, प्लॉ शाफ्ट, ठीक है। मतलब ये लॉग ऑफ वुड है, मतलब लकड़ी का है ये, ठीक है, बना हुआ है। देर इज अ हैंडल, देर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, ये जो आप शाफ्ट देख रहे हो, इस पे साइड में आपको एक हैंडल भी दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे हैंडल है, किस लिए, ताकि आप इसे पकड़ सको, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका प्लॉ का डायग्राम है कि कैसा प्लॉ होता है। मेन हमें इसका यूज याद रखना है, इसका यूज वही होता है, लूजिंग एंड रिटर्निंग ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, हो। अब हम देखते हैं ये हो कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम क्या चीज कर सकते हैं। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, इस टूल का यूज करा जाता है फॉर रिमूविंग वीड्स, अभी हमने वीड्स समझा था क्या था, एंड फॉर लूजिंग द सॉइल, ठीक है। सॉइल को तो लूज करने के लिए यूज किया जाता है, और आपका वीड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हो आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपका होना चाहिए देन, ठीक है। इट इट हैज अ लॉन्ग रॉड, इसे हम कुदाल कहते हैं, यस, इसे हम कुदाल कहते हैं, ठीक है। कुदाल वैसे हिंदी में से कहा जाता है, ठीक है। हाँ, क्या है ये, इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, इसमें लॉन्ग रॉड होता है, वुड और आयरन का होता है। अ स्ट्रॉन्ग, अ ब्रॉड एंड बेंट प्लेट, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए बेंट ऐसे ना झुका हुआ सा प्लेट है, ये स्ट्रॉन्ग प्लेट है। और यस ऑफ आयरन, ये आयरन का होता है। इस फिक्स एट वन ऑफ इट्स एंड, इसके एक एंड पे ये फिक्स होता है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ठीक है, ये ब्लेड की तरह होता है। एंड इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स, इसे एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है, जिसके थ्रू आपका यहाँ पे सॉइल को लूज करा जाता है और वीड्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका हो, जो आप देख सकते हो कैसे है फिगर्स में, एंड इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, कल्टीवेटर। अब हमारा क्या है, अब हम समझते हैं कल्टीवेटर क्या होता है। कल्टीवेटर क्या है, नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर, ठीक है, बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। जो आप देख रहे हो ना, जो ये ट्रैक्टर के थ्रू जो होता है कल्टीवेटर, जो उसकी जुताई होती है खेत की, जो आप देख रहे हो ना, जैसे लूजिंग जो करा जा रहा है, देखिए ये इसके थ्रू करते हैं, जो आपका है यहाँ पे इसके थ्रू करा जाता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, नॉर्मल सी बात है ना, जब आप कल्टीवेटर का यूज आप करते हो, तो देखिए इसमें लेबर की भी कम जरूरत पड़ रही है, ठीक है, आपकी मेहनत भी कम लग रही है, और आपका टाइम भी बच रहा है, ठीक है। तो ये आपकी मेहनत और टाइम दोनों को बचाता है, ठीक है, आप इसे इजिली कर सकते हो। ट्रैक्टर से करना किसान के लिए आसान है ना, और वैसे आपको मेहनत लग रही थी, जब आपने अभी सारे प्रोसेस देखे थे वो अच्छे थे, पहले के टाइम में वही यूज होता था, बट उसमें बहुत मेहनत लगती थी। तो आज के टाइम में ये आपका मोस्टली यूज यूज किया जा रहा है, इसलिए देखिए आप बताया कि नाउ अडेज, आज के दिनों में, आज के टाइम में आप कल्टीवेटर ही मोस्टली यूज करते हुए देखेंगे लोगों को, ठीक है। कल्टीवेटर ही सारे फार्म में यूज करते हैं, ठीक है। एंड देन, ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे कैसे इसमें क्या प्रोसेस है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, लेवलिंग। अब हम समझते हैं लेवलिंग क्या होता है।
अभी तक तो हमने देख लिया कि प्लोइंग और टिलिंग क्या होता है, ठीक है। हमारे सॉइल प्रिपरेशन में पहला स्टेप था प्लोइंग एंड टिलिंग एंड देन था लेवलिंग। अब हम समझते हैं लेवलिंग क्या है भाई। लेवलिंग हमारा क्या है, आफ्टर टिलिंग, टिलिंग के बाद द सॉइल इज लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक पुल्ड बाय द बुलक्स, ठीक है। आफ्टर लेवलिंग, लेवलिंग के बाद क्या होता है, हाँ आफ्टर टिलिंग, सॉरी आफ्टर टिलिंग, टिलिंग के बाद क्या हुआ, जो आपका सॉइल है उसको लेवल्ड करना होता है, उसे बराबर करना होता है। जैसे जब आपने किसी, मान लीजिए आपने ये है, ठीक है, आपने अपने फील्ड में वो कर दिया, टिलिंग कर दी, तो टिलिंग करने से क्या हुआ, मिट्टियां सारी सॉफ्ट हो गई, लूजन हो गई, एंड देन देखिए आप ऐसे ऐसे डिसमिस है, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर वे में नहीं है। इसे लेवलिंग, लेवलिंग मतलब बराबर करना, ठीक है। तो इसे लेवल करने के लिए यूज करा जाता है वुडन प्लैंक, जो कि पुट किया जाता है बाय द बुलेट्स। द प्लैंक इज केप्ट प्रेस टू द ग्राउंड, मतलब इस पे प्रेशर लगा के दबा के इसको ग्राउंड के, और ऐसे ऐसे जब आप प्रेस करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब तो ये प्लेन हो जाएगा, लेवलिंग में हो जाएगा। लेवलिंग कैन आल्सो बी डन बाय अ हेवी वुडन प्लैंक अटैच्ड टू अ ट्रैक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्लैंक को, पहले तो वैसे करते थे, आज के टाइम में हम ट्रैक्टर्स में ही इसी प्लैंक को अटैच हम कर देते हैं। एंड जब आप ट्रैक्टर को मूव करते हो तो उसी के तो देखिए प्रेस होगा, तो देखिए आपका ये पूरे सॉइल देखिए लेवल में आ जाएंगे, पूरी बराबरी में आ जाएगा, ठीक है। तो बाय लेवलिंग द फील्ड गेट्स कवर्ड विद सॉफ्टेन सॉइल, ठीक है। हुआ क्या, जब आपने लेवलिंग कर दिया ना तो पूरी फील्ड कवर हो गई, किसके थ्रू, सॉफ्ट सॉइल के, ठीक है। सॉफ्ट सॉइल से पूरी पूरी फील्ड आपकी ढक चुकी है। अब आपकी देखिए क्रॉप्स को कितना अच्छे से आप इसमें क्रॉप्स लगा सकते हो, ठीक है। दिस रिड्यूसेस लॉस ऑफ मॉइस्चर, इससे क्या होता है, इससे लॉस ऑफ मॉइस्चर भी रिड्यूस हो जाता है। जो नमी है मिट्टी में वो सारी हट जाती है, ठीक है, कमी आ जाती है मिट्टी में, अच्छी बात है ना, मिट्टी में नमी नहीं रहेगी। वंस द फील्ड इज लेवल इट इज रेडी फॉर सोइंग सीड्स, जब आपका फील्ड की लेवलिंग हो जाती है तो ये फिर तैयार हो जाता है आपका सोइंग सीड्स। अभी हमने देखा था ना, हमारा सेकंड क्या था, सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो हमने देखा था, सेकंड हमारा क्या था, सोइंग सीड्स, बीजों को उगाना, ठीक है। तो पहले हमने लेवलिंग, पहले हमने क्या समझा, टिलिंग क्या होता है, फ्लोइंग क्या होता है, टिलिंग फ्लोइंग सेम चीजें हैं। एंड देन हमने समझा लेवलिंग क्या होता है, ठीक है। लेवलिंग में आपने क्या करा, आपने बस इतना समझना है, लेवलिंग मतलब समझ आइए बस बराबर करना बस, ठीक है। जैसे आपने उसको करा, ठीक है, टिलिंग फ्लोइंग कर दिया, अब आपने उसको लेवलिंग करी, मिट्टियों को लेवलिंग कर दी, उससे आपका सॉइल आपका सॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमें क्या समझना है, हम समझते हैं मैन्योरिंग क्या होता है। मैन्योरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैन्योरिंग, मैन्योरिंग पहले समझते हैं क्या होता है। मैन्योरिंग, फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड, फार्मर्स को ऐड करना पड़ता है मैन्योर, मैन्योर मतलब आप समझ लोगे खाद डालना, टू द फील्ड टू रेप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ताकि जो आपका फसल है, जो आपका जो फील्ड पे जो जितने भी क्रॉप्स आपने लगाए हैं वो सब एकदम बढ़िया से हो जाए, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में जा सके, ठीक है। तो इसलिए हम मैन्योर्स को ऐड करते हैं। द प्रोसेस नोन एज मैन्योरिंग, इसी प्रोसेस को कहा जाता है मैन्योरिंग, ठीक है। जो फार्मर्स ऐड करते हैं मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ताकि आपका जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर रहे, इसी प्रोसेस को कहा जाता है मैन्योरिंग। मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मैन्योर क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जब आपके प्लांट और एनिमल वेस्ट जो सड़ जाते हैं तो जो आपका जो जो मैटर, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो आपको मिलता है, इसी को बोलते हैं मैन्योर। अब इसे समझने का सबसे आसान मैं आपको तरीका बताऊं, कभी भी जैसे अगर मान लीजिए आपने घर में आपने कोई भी पॉट लगा रखा है, प्लांट, ठीक है, आपने लगा रखा है, तो इसमें कीजिएगा क्या, आप सबके घर में चाय तो पीते ही होंगे, ठीक है। तो चाय पीते हो तो जो उसका टी लीव्स, ठीक है, तो चाय पत्ती जो उसकी निकलती है आफ्टर, ठीक है, कुकिंग करने के बाद जब चाय बना लेते हो, उसे कभी फेंकिए मत, उसे कलेक्ट करिए, ठीक है, उससे कलेक्ट कर लीजिए। एंड कलेक्ट करके आप उसे अपने प्लांट में डालिए, ऐसे ऐसे प्लांट्स में लगा के डाल दीजिए, ठीक है। डाल दिया तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे, अगर आपने इसे इससे करा कंटिन्यूटी में, तो आप देखोगे कि आपके प्लांट्स कितने हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने उनको मैन्योर दिया, मैन्योर ही तो खाद है, ठीक है। जितने आपके ऐसे होता है लाइक टी लीव्स हो गया, जितने का डिकम्पोजिशन हो सकता है, ठीक है, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ठीक है, ह्यूमस वगैरह आपने पढ़ा होगा, सारे जो खाद होते हैं ये सब हमारे हेल्दी होते हैं प्लांट्स के लिए। तो आप ऐसे घर पे भी इसे ट्राई कर सकते हो, ये एक नॉर्मल है जिसे आप घर पे भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा लाइक वेजिटेबल पीस वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो वो भी एक टाइप का आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही है जिसे आप एज अ मैन्योर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यही रहा आपका प्रोसेस है मैन्योरिंग का। मैन्योरिंग में हमने यही
समझा कि मैन्योरिंग होता क्या है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। सबसे पहले समझते हैं एडवांटेजेस क्या है, फायदे। ठीक है, एडवांटेजेस मतलब क्या होते हैं, प्रॉफिट, आपका फायदा इससे क्या हो रहा है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब। जब आपने मैन्योर डाला तो इसमें क्या होगा, फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, माइक्रोब्स क्या होंगे, इनके सबसे सबसे फ्रेंड ऑफ फार्मर क्या होता है, ये होता है अर्थवर्म, अर्थवर्म्स। ठीक है, तो जब आप इसमें मैन्योर डालते हो ना, तो इसके फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं, जो इसमें माइक्रोब्स होने चाहिए सॉइल में बढ़ जाते हैं। भाई जब बढ़ जाएंगे तो प्लांट्स के लिए अच्छे हैं। ठीक है, उन्हें तो वही चाहिए। ठीक, देन इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। ये टेक्सचर ऑफ द सॉइल को बहुत अच्छा कर देगा, बहुत इम्प्रूव कर देगा बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस, जो में जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सब क्या है, ये सब आपका ह्यूमस तो है, ऑर्गेनिक मैटर ही तो है। तो ये सबको ऐड करने से आपका जो सॉइल का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, देन इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, सॉइल उपजाऊ हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा नॉन फर्टाइल इनफर्टाइल को कैसे समझा होगा। तो जो खेत में आपने सुना होगा कि जब खेती नहीं हो, वहां फसल ना उग पाए, तो कहते हैं ना कि जैसे मिट्टी आपकी बंजर है, ऐसे यूज होता है ना वर्ड, तो वो आपका होता है कि फर्टाइल नहीं है। बट यहाँ पे आपको क्या, आपने क्या समझा कि फर्टाइल होगा, मतलब और अच्छे से उगेगा ना, सॉइल आपका उपजाऊ हो जाएगा। इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड एरिगेशन। एरिगेशन अभी हमने समझा था कि उसके अंदर हवा बहुत अच्छे से जा सकेगी। ठीक है, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। जब आप मैन्योर ऐड करोगे तो सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी एंड एरिएशन ऑफ द सॉइल हो जाएगा। देन इट इज चीपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना कि आपका जो मैन्योर है बहुत सस्ता है। अभी आपने जैसे देखा था, अभी जो मैंने आपको बताया टी लीव्स का वेस्ट, ये कैसे आपके लिए कॉस्टली हुआ। अब वैसे भी तो चाय बना के चाय पत्ती को फेंक ही देते हो ना, अगर आप उसी को अपने प्लांट में यूज कर लोगे, सोचिए तो कितनी अच्छी बात है ना। आपने एक चीपर मैन्योर तैयार किया जो कि आपके प्लांट के लिए कितना हेल्पफुल हुआ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मैन्योर चीपर होते हैं। ठीक है, अब हमें समझना है इसका डिसएडवांटेज क्या है। इसकी बुरी बात भी कुछ है, तभी तो हमने फर्टिलाइजर को लाया। ठीक है, तो हम समझते हैं डिसएडवांटेज क्या है। दे हैव लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। हाँ ओके, इसमें है क्या, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो लेस अमाउंट में, मतलब वो भरपूर मात्रा पे नहीं। ठीक है, एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर। जैसे फर्टिलाइजर्स अभी मैं आपको उसमें आती हूँ, फर्टिलाइजर में एक्चुअली क्या है ना, जैसे इसमें इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट सेट है। ठीक है, कि किस प्लांट को कैसा न्यूट्रिएंट देना है, तो इसमें आराम से सब अवेलेबल है। बट आपका इसमें क्या है ना, मैन्योर में इसमें लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है, मतलब उतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं है जितने प्लांट्स को चाहिए। ठीक है, देन मैन्योर्स आर बल्की, बल्की होता है, हेवी होता है एंड नॉट इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। भाई सही बात है। मैन्योर्स में एक और प्रॉब्लम क्या आई कि मैन्योर जो होता है ये आपका बल्की होता है और ये इजी नहीं होता है ट्रांसपोर्ट करने। ठीक है, आप इसे इजिली स्टोर और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल से पता ना, कोई भी चीज हैवी होगी तो आप उसे यहाँ से वहां ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर पाओगे, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यही प्रॉब्लम सही मैन्योर के साथ। ठीक है, इसे ये टफ होता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट आप नहीं कर सकते जल्दी, स्टोर भी करने में से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब समझते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ठीक है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, हमें इन दोनों टॉपिक को समझना है। हमने मैन्योर समझ लिया, अब हम समझते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। These are commercially manufactured inorganic salts containing one or more essential plant nutrients like NPK, ठीक है, which are used to increase soil fertility। ठीक है, ये क्या होता है, ये कॉमर्शियली जो है मैन्युफैक्चर्ड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जिसमें कंटेनिंग वन और मोर एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट, जिसमें वन और मोर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स थे। अब आप समझिए, उसमें क्या था, उसमें एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं थे बहुत ज्यादा, उसमें कम थे। इसमें ज्यादा होता है, जो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ज्यादा होते हैं। जैसे एनपीके, एनपीके क्या है पहले समझते हैं। एन का सेंस हो गया नाइट्रोजन, पी का सेंस हो गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, एंड देन के का सेंस हो गया पोटेशियम। के का सेंस क्या हो गया, पोटेशियम। यहाँ पे सिंबल्स को यूज किया गया, ये आपने केमिस्ट्री में भी डीपली पढ़ा होगा सिंबल्स का मतलब। तो एनपीके, एनपीके से आपने क्या समझा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है,
उसमें फास्फोरस की कमी है, तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मली उठाओगे और फास्फोरस में सीधे डाल दोगे। तो कितना इजी हुआ ना। इसमें आप जिस भी प्लांट्स को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतना उस स्पेसिफिक अमाउंट में दे सकते हो फर्टिलाइजर में, ठीक है। विच आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, भाई सॉइल की इससे फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, फर्टिलाइजर के थ्रू। फर्टिलाइजर और मैन्योर में मेन डिफरेंस तो यही है कि इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा एसेंशियल प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते हैं, जबकि मैन्योर में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही है आपका फर्टिलाइजर। अब हम समझते हैं आगे का, ठीक है। अब हम समझते हैं कि फायदे और नुकसान क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। यस, एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, कैसे एडवांटेजेस हैं इसके, दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक रूप से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपने उठाया नाइट्रोजन का तो आपको नाइट्रोजन का मिलेगा, फास्फोरस का तो फास्फोरस का मिलेगा, जो आपका न्यूट्रिएंट चाहिए वैसा होगा। एंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, इसे बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। इसे आपको ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसे एक्सेस में यूज करोगे तो आपके क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दे आर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, स्पेसिफिक एंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। देन सेकेंड पॉइंट, दे आर वाटर सोल्यूबल, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, एंड एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इजिली, और ये प्लांट के द्वारा इजिली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। देन दे आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, भाई ये इजी है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करने में। अभी हमने उसका ड्रॉबैक क्या देखा था, उसका डिसएडवांटेज क्या देखा था, कि वो प्रॉब्लम आ रही थी ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, क्योंकि उसका बल्कि साइज था। ये क्या है, बिकॉज दे आर इन पाउडर्ड फॉर्म, ओ इसलिए ये पाउडर्ड फॉर्म में है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे इजिली यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, हमारे लिए इजी है, ठीक है। तो ये हमारे फायदे हैं एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, सबसे पहला, फर्टिलाइजर्स कैन चेंज द सॉइल स्ट्रक्चर बाय किलिंग द सॉइल माइक्रोब्स। अब बताइए, ये तो बहुत ही बुरी बात हुई, अभी हमने समझा था ना कि माइक्रोब्स आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर होते हैं। तो एक बात बताइए, अगर हम इसे ये मार देगा, अगर फर्टिलाइजर जो है वो स्ट्रक्चर चेंज कर देगा सॉइल का और इसे मार देगा, तो मार देगा तो कैसे हेल्प होगा, उसका तो हेल्प नहीं हो पाएगा ना, सॉइल को तो चाहिए, क्योंकि सॉइल के तो फ्रेंड्स हो गए ना, ठीक है, माइक्रोब्स तो इनके फ्रेंड्स हैं, तो उन्हें तो अपनी फसल उगाने के लिए अच्छे से चाहिए था, ताकि उसमें में पेनिट्रेशन अच्छा से हो सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेजेस में रखा गया है, क्योंकि ये माइक्रोब्स को किल कर देता है, जो सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स, उसे ये मार देता है। देन फर्टिलाइजर्स कैन चेंज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, ये सॉइल के केमिकल कॉम्पोजिशन को भी चेंज कर देता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल्स ही तो इसमें सारे सारे पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो फर्टिलाइजर्स डालने के बाद वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। देन accumulation of fertilizers in water bodies causes eutrophication, इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। इसमें क्या होता है ना, जो एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जब एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर का होगा, जब फर्टिलाइजर का जब इकट्ठा होंगे, ये एक्यूमुलेट करेंगे वाटर बॉडीज में, तो ये यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं। यूट्रोफिकेशन पहले समझते हैं ये क्या होता है। ये आपका होता है, जैसे मान लीजिए नदी और झील के जो आसपास जो बड़ी संख्या में जो प्लांट्स उग आते हैं ना, जो उग आते हैं, उसी प्रोसेस को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। अब होता क्या है, देखिए जैसे आपने फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले हैं प्लांट्स में, ठीक है, जब बारिश होती है ना, तो वही फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब जो होते हैं, जो सारे केमिकल्स होते हैं, ये बह के वाटर वाटर बॉडीज में आता है। तो जब वाटर बॉडीज में आता है तो उसकी वजह से ये आपके जो रिवर्स है उनको को बेकार कर देते हैं, वहां पे आपके प्लांट्स उगाते हैं, ठीक है, जो कि अच्छे नहीं होते, ठीक है, आपके वाटर वाटर बॉडीज के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ये आपके वाटर बॉडीज में हार्मफुल चेंजेस ले आते हैं, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि बाय टू मच यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये आप जब जो फर्टिलाइजर का जब आप ज्यादा यूज जब करते हो, तो उसकी वजह से ये यूट्रिफिकेशन कॉज कॉज करता है, ठीक है। तो अब हम समझ चुके हैं, यहाँ पे है आपका ये डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये दोनों हमने ऑलरेडी अच्छे से समझ लिया है। अब हम मैन्योर और फर्टिलाइजर का थोड़ा सा अच्छे से एक डिफरेंसेस देख लेते हैं, बिकॉज आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि राइट टू डिफरेंसेस या फिर थ्री डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, हमसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा ना ये इसको समरी हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का।
तो हम देखते हैं क्या है, अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अभी हमने देखा था ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जबकि आपका मैन्योर जो होता है इज अ नेचुरल सब्सटेंस होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। ठीक है, जो प्लांट के जो रेसिड्यू होते हैं, जो बच्चे बच्चे पार्ट्स होते हैं, जो कैटल का जो डंग होता है, जो ह्यूमन का जो वेस्ट होता है, उसके थ्रू आपका मैन्योर को बनाया जाता है। तो नेचुरल वेस्ट ही तो हुआ, नेचुरल सब्सटेंस ही तो हुआ जो कि आपको ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो मैन्योर आपका नेचुरल सब्सटेंस हो गया, जबकि ये आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया। ठीक, देन सेकंड पॉइंट, फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है ना, तभी तो मैंने आपको अभी दिखाया था ना, उसमें वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपने देखा होगा पोटेशियम, ऐसे ऐसे जो पैकेट्स में आते हैं ये पाउडर शेप में होते हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और इसमें इसे आप न्यूट्रिएंट्स रिच रखते हो। ठीक है, मतलब केमिकल किसमें ज्यादा होना चाहिए, किसमें क्या, ऐसे ऐसे रहता है। तभी तो जब प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है तो हम इससे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर को फील्ड में भी प्रिपेयर करा जा सकता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, देन अब फर्टिलाइजर फील्ड में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर ये आपको समझना हो, मान लीजिए आपके घर में सब्जियों के छिलके हैं, ठीक है, वेजिटेबल पील्स है सारे, आपने इसको एक काम करिए, आप अपने घर के बाहर एक, अगर आप एक गड्ढा खोद दीजिए, उसमें एक, ठीक है, आपने एक पिट खोदा, उस पे आप सब डाल दीजिए, आप ये सारे वेजिटेबल्स के आप डाल दीजिए। तो आप देखेंगे थोड़े दिन बाद जब आप उस गड्ढे को ओपन करोगे, देखना वहां पे, तो वो खाद टाइप का बन जाता है, जिससे आप प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे नॉर्मली कहीं भी बना सकते हो, जबकि इसके लिए आपको फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देन अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये सॉइल को कोई ह्यूमस वगैरह नहीं देता है, ये बस सॉइल में न्यूट्रिएंट दे देता है। ठीक है, जबकि मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल। ठीक है, जो मैन्योर है ये आपके सॉइल को लॉट ऑफ ह्यूमस, बहुत सारा खाद देता है, बहुत सारे अमाउंट। ठीक है, देन then fertilizers are very rich in plants nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। अभी हमने ये चीज समझी कि फर्टिलाइजर जो होते हैं आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। जो भी प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, ये आपको बहुत ज्यादा मिलता है इससे। ठीक है, पोटैश इससे, फर्टिलाइजर से, जैसे नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को, फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, तो सब बहुत अच्छे भरपूर तरीके से आपको फर्टिलाइजर के थ्रू मिल जाता है प्लांट्स के लिए। जबकि मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। जबकि आप देख रहे हैं ना, मैन्योर आपको उतने अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं देगा प्लांट्स के लिए जितने अच्छे से आपको फर्टिलाइजर्स देगा। ठीक है, एंड आप चाहो तो यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो कि मैन्योर इज चीपर, मैन्योर चीपर होता है, जबकि फर्टिलाइजर आपका कॉस्टली होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू। एंड आप चाहो तो यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो कि इसे कैरी करना मुश्किल होता है। अभी मैंने आपको वहाँ पे वहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताया, तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। आपका फर्टिलाइजर इजी होता है ट्रांसपोर्ट करना, जबकि आपका मैन्योर टफ होता है, आपको उसको प्रॉब्लम हो गई, बल्कि होता है, तो आप इसे यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये हमने आज समझा मैन्योर फर्टिलाइजर क्या है, ये हमारा आज का लास्ट था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इरिगेशन क्या होता है, ऐसे हम सारी लाइन से जितने भी उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में है टॉपिक्स हैं, हम सारे को लाइन वाइज डिस्कशन सब सब करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड किया, आप चाहो तो वहां से नोट्स वगैरह प्रिपेयर आप कर सकते हो। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिंक पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स में प्लीज इसे फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देख सकें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।